Good morning, dear student. Most welcome in biology lecture. और जैसे कि पता है बच्चों कि अपना जो 23 नंबर का जो चैप्टर था, अध्याय नंबर जो 23 था, जो मानव श्वसन तंत्र, वो अपन कंप्लीट कर चुके हैं। और आज एक नया अध्याय जो शुरू करने जा रहे हैं वो है मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे इंटरेस्टिंग जो टॉपिक होता है, जो एक के पाठ्यक्रम का, तो वो सबसे अच्छा टॉपिक, इसको जिस बच्चे के समझ में आ जाता है, सबसे जो पसंदीदा जो उसका जो चैप्टर होता है वो यही होता है। लेकिन इसको पसंदीदा बनाने के लिए सबसे पहले इसमें ये होता है कि इसमें इसकी लाइन टू लाइन उसके ध्यान में होनी चाहिए। इसके जो प्रत्येक जो शब्द है उस इस संबंधित से, इस अध्याय संबंधित, वो उसके समझ में आना ज़रूरी बहुत होता है। ठीक है। तो ये जैसे आप किसी भी जीव विज्ञान विद्यार्थी से पूछोगे, और जो आगे भी कभी जब आप कोई हायर कोर्स चेंज करोगे, तो उसमें भी आपका सबसे पसंदीदा जो चैप्टर होता है वो मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र ही होता है। ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि इंटरेस्टिंग है, बहुत ही रुचिकर है, और इसमें सभी बच्चे रुचि लेते हैं, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपने शरीर का वो अंग है जो हर्ट होता है, और उसके माध्यम से ये जो होती है सारी क्रियाएं होती है। तो आज बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र। ये परिचय का है, इसलिए अपन इसके माध्यम से ही पढ़ रहे हैं। ठीक है। जो अपने इस जो बुक्स के इस चैप्टर के जो नोट्स है उसके माध्यम से अपन पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये एक थ्योरेटिकल वीडियो होगा, क्योंकि इसमें पहले एक इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में सारी चीज़ें वही कॉमन रहेगी, तो ये भी लाइन टू लाइन आपको ध्यान में होना बहुत ज़रूरी है। बाकी आगे अपन जब हार्ट की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, हार्ट की जो कार्य की पढ़ेंगे, हृदय की जो कार्य की पढ़ेंगे, तो उसमें अपन वीडियो लेक्चर में जो अच्छे से स्ट्रक्चर बना के उसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी जो अपन यहाँ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से कर रहे हैं, तो वो मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र का परिचय है। तो इसमें एक एक लाइन आपके ध्यान में, आपके दिमाग में उतरनी चाहिए। तो शुरू करते हैं बच्चों। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, या मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है? सबसे पहले जो भी अपन अध्याय शुरुआत करते हैं, तो उसे सबसे पहले आपको, चाहे उसकी कितनी भी नॉलेज हो, लेकिन आपको उसके बारे में क्वेश्चन होना चाहिए। क्या होता है, किस प्रकार से कार्य करता होगा, ठीक है, किस प्रकार से इसकी कंटिन्यूटी या सततता बनी रहती है ना, और किन में किस प्रकार का होता है। तो ये कई क्वेश्चन अपने दिमाग में बेसिकली आने ही चाहिए, और तभी क्या होता है, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। एनसीईआरटी जो अपनी बुक है, वो तो ऐसे क्वेश्चन बीच बीच में डाल के पूछते भी, आप बुक्स देखोगे एनसीईआरटी, तो ऐसे क्वेश्चन उस पर पूछे जाते हैं। तो अपने दिमाग में अपन खुद इसके क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। वैरक परिसंचरण मतलब क्या है, कहाँ पाया जाता है, किन में किस प्रकार का पाया जाता है, एक कोशिका में किस प्रकार का होगा, बहुकोशिकीय में किस प्रकार का होगा, ठीक है, और ये होता क्या है, इस माध्यम क्या होता है। तो सारी चीज़ें ये होती है जो अपन को ध्यान में होनी चाहिए। अब बात करते हैं, देखो बच्चों, जैसे अपने अध्याय की जो इसमें बुक पुस्तक के जो ये दे रखे हैं, जो नोट्स है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो, एक कोशिकीय जीव की बात करते हैं, तो एक कोशिकीय जीव की बात करें तो बच्चों देखो, एक कोशिकीय जीव या एक स्तरीय या द्विस्तरीय, ठीक है, मोनोब्लास्टिक हो चाहे डिप्लोब्लास्टिक, जैसे इंग्लिश में बात करते हैं। एक कोशिकीय आप जानते ही हो, एक कोशिकीय जीव हो या एक स्तरीय या द्विस्तरीय, मतलब जिनके आप स्तर का मतलब क्या है, जैसे भ्रूणीय जब एक्टोड्रम और एंडोड्रम, जब भ्रूणीय विकास होते हैं तो जन्नी 3 स्तर बनते हैं, एंडोड्रम, एक्टोड्रम, मेसोड्रम, ठीक है, 3 स्तर बनते हैं। तो कुछ जीव होते हैं उनके अंदर एक स्तर होता है, कुछ के अंदर 2 स्तर होते हैं। जो विकसित प्रकार के जीव होते हैं उनके अंदर भ्रूणीय विकास के दौरान तीनों स्तर का निर्माण हो जाता है, एक्टोड्रम, एंडोड्रम और मेसोड्रम का, तीनों का। तो ये उन्हीं स्तरों की बात कर रहा है। तो एक कोशिकीय जीव की बात कर लें, या एक स्तरीय जो अल्प विकसित होंगे, या द्विस्तरीय बहुकोशिकीय जीव, ठीक है, द्विस्तरीय बहुकोशिकीय जीव O2 तथा सीधे O2 तथा पोषक, देखो O2 तथा पोषक सीधे माध्यम से ग्रहण करते हैं, ठीक है, तथा CO2 व उत्सर्जित पदार्थ सीधे माध्यम में त्याग देते हैं। तो ये इनका एक ही बहुत ही सुविधाजनक कार्य होता है कि एक कोश के जीव हो या एक स्तरीय या एक कोश की हो, या एक स्तरीय या द्विस्तरीय बहुकोश के जीव हो, तो इनके अंदर क्या होता है कि शरीर के अंदर क्या होता है, ये सीधे ही वातावरण से O2 ले लेते हैं,
और CO2 सीधे ही वातावरण में छोड़ देते हैं अपनी सतह से ही, ठीक है। और इसी प्रकार से पोषण पदार्थ, आपको पता ही है पोषक पदार्थ होते हैं वो भी अंदर ले लेते हैं इस प्रकार सीधे की सीधे। जो पोषक पदार्थ होते हैं, न्यूट्रिएंट जो सबस्टांसेस होते हैं, उनको भी क्या होता है सतह से क्या होते हैं सीधे के सीधे ही वो अंदर ले लेते हैं और CO2 और उत्सर्जित पदार्थ को सीधे के सीधे माध्यम में त्याग देते हैं। तो ये सुविधा किन में पाई जाती है बच्चों? ये जो एक कोशिकीय जीव या एक स्तरीय या द्विस्तरीय बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनके अंदर O2 तथा पोषक सीधे माध्यम से ग्रहण करने की सुविधा होती है, सीधे ही CO2 और उत्सर्जित पदार्थ को माध्यम में त्यागने की इनमें सुविधा पाई जाती है। इसके बाद बात करते हैं कि अधिकांश बहुकोशिकीय जीव, अधिकांश बहुकोशिकीय जीव की सभी कोशिकाएं वातावरण के सीधे संपर्क में नहीं होती। अब बात कर रहा है बहुकोशिकीय जीव की बात कर रहा है, याद करना यहाँ पर बहुकोशिकीय थे लेकिन द्विस्तरीय थे, यहाँ पर बहुकोशिकीय जीव वाले त्रिस्तरीय है जिनके अंदर तीनों जननिक स्तर पाए जाते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, तीनों ही जननिक स्तर इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुकोशिकीय जीव वो है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, इनमें इस प्रकार की जो उपरोक्त जो सुविधा की बात कर रहा हूँ इस प्रकार की सुविधा इनमें नहीं होती है, सीधे संपर्क में नहीं होते हैं, ये वातावरण के सीधे संपर्क में, प्रत्येक जो इनकी कोशिका होती है वातावरण के सीधे संपर्क में नहीं होती। अपने अंदर देख लो, अब अपने अंदर मान लो देख लो आप, जो हार्ट कोशिका है या अंदर कोई पेशी कोशिकाएं हैं, ठीक है, तो वो सीधे वातावरण संपर्क में थोड़ी, बाहर तो त्वचा है वातावरण संपर्क में, तो उनके अंदर तक ऑक्सीजन या पोषक पदार्थ कैसे पहुंचते हैं, तो क्वेश्चन ये उठा रहा है, ठीक है। तो अतः ऐसे तंत्र आवश्यकता पड़ती है जो गैसीय विनिमय और खाद्य पदार्थों की आपूर्ति कर सके। तो इसके लिए क्या होता है, एक ऐसे तंत्र की आवश्यकता होती है जो गैसीय विनिमय मतलब O2 और CO2 का एक्सचेंज करना, ठीक है, O2 अंदर लेना, CO2 बाहर छोड़ना, तथा खाद्य पदार्थों की आपूर्ति कर सके, तथा उत्सर्जित पदार्थों का कोशिका वातावरण में ले जा सके, मतलब उत्सर्जित पदार्थ होगा उन कोशिकाओं से वातावरण में वापस छोड़, इस तंत्र को परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो ऐसा परिसंचरण तंत्र बहुकोशिकीय त्रिस्तरीय जो जीव होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। अब यहाँ पर बात आती है बच्चों कि जो परिसंचरण तंत्र होता है वो दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। जैसे आपने जैसे अपने 11th में पढ़ा था, आपको याद होगा जिस बच्चों ने पढ़ा है कोर डेटा नॉन कोर डेटा, उसके अंदर अपन छोटे जीव से लेकर एक बड़े जीव तक का अपन ने अध्ययन किया था, उनके वर्गीकरण अध्ययन किया था, ठीक है, उनके लक्षणों के बारे में अध्ययन किया था, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अपन बात करें तो परिसंचरण तंत्र जो होता है दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक तो होता है खुला परिसंचरण तंत्र जिसको क्या बोलते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में द्रव जो तरल द्रव कोशिका तो ऊतकों के मध्य प्रवाहित होता है, ये विशिष्ट बंद नलिकाओं में नहीं होता है, याद, खुला परिसंचरण। ये मोलास्का कीटों पर होता है। मोलास्का कीटों बात करें तो इनके अंदर क्या होता है, जैसे मान लो कीट है तो ये जो रक्त होता है या जो माध्यम होता है, द्रव जो तरल द्रव होता है वो सीधा का सीधा ऊतकों के संपर्क में रहता है, ठीक है, ऐसे ही घूमता रहता है, ठीक है, ऐसे ही बहता रहता है, मतलब खुले रूप से ऐसे बहता रहेगा ऐसा। जिस उत्तक को चाहिए वो O2 ले लेगा, जिस उत्तक को चाहिए पोषक पदार्थ लेगा, और जिसको उत्सर्जन पदार्थ डालना उसके अंदर डाल देता है, इस प्रकार से, और फिर उत्सर्जित पदार्थ को शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि खुला परिसंचरण की बात करते हैं तो इनके अंदर क्या होता है, जो तरल द्रव होता है, ठीक है, तरल द्रव कोशिका तथा ऊतकों के मध्य प्रवाहित होता है, ठीक है, कोशिका तथा ऊतकों के मध्य प्रवाहित होगा, तरल पदार्थ होगा वो जो कोशिका ऊतकों के मध्य प्रवाहित, इसमें किसी प्रकार की नलिका तंत्र नहीं पाता है, किसी प्रकार का बंद जो नलिका तंत्र होता है वो नहीं पाता है, ठीक है। ये होता है मोलास्का और कीटों में पाया जाता है, इन पाया था खुला परिसंचरण तंत्र मोलास्का और कीटों में पाया जाता है। अब बात करते हैं बच्चों जो दूसरा जो परिसंचरण तंत्र उसकी बात करते हैं, वो आता है बंद परिसंचरण तंत्र, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। नाम से ही पता चल रहा है इसके अंदर बच्चों जो माध्यम होगा या जो रक्त होगा या जो तरल होगा, ठीक है, जो सवनी तरल होगा, मतलब जो कनेक्टिव जो फ्लूइड होगा सवनी तरल होगा, वो एक बंद नलिका तंत्र में अंदर घूमता है, बंद नलिकाओं में घूमता है। जैसे अपने अंदर आपको पता है अपने अंदर नलिकाएं होती है, धमनी होती है, सिराएं होती है, उनके अंदर हृदय के माध्यम से ये परिसंचरित होता है, और इन बंद नलिकाओं के अंदर जब रक्त का परिसंचरण होता है तो इसको क्या बोलेंगे, बंद परिसंचरण तंत्र या क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। जैसे खरगोश और मनुष्य में ये देखने को मिलता है, और बस सारी बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं उनके अंदर इस प्रकार का बंद परिसंचरण तंत्र मिलता है।
अब बहुत इम्पोर्टेंट जो बच्चों बात आ रही है वो आती है रुधिर का संगठन। भाई रुधिर बना हुआ किस किस से होता है? अब ये बात करें बंद परिसंचरण तंत्र में बहने वाला क्या माध्यम है? तरल माध्यम। का सौम्य तरल होता है। वो सौम्य तरल क्या है? रक्त है। तो सीधे तौर पे ये आ गया कि रक्त का संगठन किस प्रकार का होता है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड की बात करें तो रुधिर सब रुधिर ब्लड की बात करते हैं तो रुधिर के देखो, रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। किस प्रकार का? एक तरल संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, ये एक सरल ये एक श्यान तरल है, मतलब विस्कस फ्लूइड है, श्यानता होती है इसकी, मतलब बहता है तो इसका प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो इसकी क्या होती है? गाढ़ापन होता है थोड़ा सा, मतलब ये एक श्यान तरल है। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। सबसे पहली बात तो ये याद रखना, आपको पूछ सकता है ऊतक में अपन पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये बात आएगी, तो यहाँ पर ये बात रखना, रुधिर जो है एक तरल संयोजी ऊतक है। फिर ये एक श्यान तरल होता है। क्या होता है? तरल होता है, श्यान होता है, जिसके दो भाग होते हैं, प्लाज्मा और रुधिर। ठीक है, इसके रुधिर की बात करें तो इसके दो भाग होते हैं, एक तो होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो दो भाग हैं जिसमें मुख्य रूप से अपने बात करें, कंपोजिशन की बात करें, संगठन की बात करें, संगठन में दो भाग मुख्य रूप से होते हैं। एक तो होता है प्लाज्मा होता है, दूसरा होता है इसमें रुधिर कणिकाएं होती है। ठीक है, इसको ब्लड सेल्स बोलते हैं, ब्लड कार्पल्स बोल सकते हैं। मानव के अंदर लगभग जो वॉल्यूम होता है ब्लड का, मानव के अंदर लगभग 5 लीटर रुधिर होता है। आपको कभी कोई पूछ ले तो एक साधारण जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसके अंदर जो रक्त का जो वॉल्यूम होता है वो कितने 5 लीटर का होता है। कितने लीटर का होता है बच्चों? 5 लीटर का वॉल्यूम होता है। तो याद रखना, ये कई बार पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं भाई इसके कंपोजिशन की बात करते हैं, तो कंपोजिशन के अंदर प्लाज्मा क्या है, ठीक है, वो क्या है, और कणिकाएं होगी तो वो क्या क्या होगी। प्लाज्मा की बात करते हैं तो प्लाज्मा देखो बच्चों, रुधिर के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। अब रुधिर का जो तरल भाग होता है ना, जो द्रव्य होता है, तरल होता है, उसको प्लाज्मा कहते हैं। ये आपको पता ही है, हल्के पीले रंग का होता है, हल्के पीले रंग का होता है और क्षारीय तरल होता है। हल्के पीले रंग का क्यों होता है? आप सोचोगे बच्चों हल्के पीले रंग का क्यों बोल रहे हैं, ब्लड का जो रंग होता है वो लाल होता है। लेकिन जब आपने कभी बच्चों ब्लड का टेस्ट करवाया होगा तो आप कभी सैंपल दिया होगा, सैंपल को टेस्ट ट्यूब में लेके वो एक मशीन में डालता है, सेंट्रीफ्यूगल मशीन बोलते हैं, उसमें घूमती है वो, टेस्ट ट्यूब डालता घूमती, उससे क्या होता है, रक्त कणिकाएं होती है वो नीचे रह जाती है। इस प्रकार से देखोगे ना आप, तो टेस्ट ट्यूब के अंदर देखोगे रक्त कणिकाएं होगी वो नीचे रह जाएगी। ये जो आरबीसी होगी, डब्ल्यूबीसी होगी, जो जितनी भी रक्त कणिकाएं होंगी वो भारी होने की वजह से क्या हो, नीचे बैठ जाएगी। और ऊपर एक पीले कलर का ऊपर जो तरल बचेगा, इसी को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। ऊपर क्या, हल्के पीले रंग का सारे तरल बचेगा। फिर रुधिर का आयतन की बात करें, रुधिर के आयतन में 55% प्लाज्मा होता है बच्चों। कितने परसेंट? 50। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, आपको हमेशा ही याद रखना पड़ेगा कि अपन रुधिर का वॉल्यूम की बात करते हैं ब्लड की। ठीक है, ब्लड की बात करते हैं तो इसके अंदर प्लाज्मा होता है एक, और ब्लड सेल्स होती है। ठीक है, तो इसके अंदर बात करें तो ये जो होता है 55%, 55% जो होता है प्लाज्मा होता है, और 45% जो होती है इसके अंदर ब्लड सेल्स होती है। हमेशा याद रखना आप। ठीक है, 45% जो होती है ये क्या होती है? ब्लड सेल्स होती है। अब बात करते हैं इनमें से 90% जो प्लाज्मा है इसमें 90% तो जल होता है, केवल क्या होता है? वाटर होता है। 90% क्या होता है बच्चों? 90% क्या होता है इसके अंदर? वाटर होता है। 10% विभिन्न कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ घुलित कोलोइड रूप में पाए जाते हैं। वो 90% जल और 10% विभिन्न कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ घुलित या कोलोइड रूप में, मतलब घुलित जाएंगे तो कोलोइड बन जाएगा, तो कोलोइड अवस्था में पाए जाते हैं। अब ये क्या कहता रहा है कि प्लाज्मा के जो मुख्य घटक होते हैं, ठीक है, प्लाज्मा के मुख्य घटक की बात करें तो उसमें जो प्रमुख कार्बनिक पदार्थ होता है
ठीक है, ये बताया कार्बनिक अकार्बनिक दोनों पाए जाते हैं। तो इसमें जो प्रमुख कार्बनिक पदार्थ है वो होता है प्लाज्मा प्रोटीन होता है, वो 7 से 8% पाया जाता है। जो ज़्यादा मात्रा में जो पाया जाता है वो प्लाज्मा प्रोटीन होता है, जो कितनी मात्रा में पाया जाता है, कितने परसेंट पाया जाता है बच्चों? प्लाज्मा प्रोटीन होता है 7 से 8% जो होता है। ठीक है, जो प्रमुख कार्बनिक पदार्थ है वो या घटक है वो प्लाज्मा प्रोटीन है, और 7 से। और अकार्बनिक लवण की बात करें तो जो अपघटक के रूप में 0.9 पर जो कंसंट्रेशन होती है उसमें पाए जाते हैं। और 0.9% आपको होता है आइसोटोनिक जो कंसंट्रेशन होती है उसको बोलते हैं। और इसे सर्व जो सबसे प्रमुख जो आयन है वो सोडियम आयन होता है। अब एक एनसीईआरटी में भी दे रखी है बच्चों, क्योंकि ये घटकों की अपन बात के टेबल को डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस टेबल के अंदर परसेंट दिए हुए हैं, कितने परसेंट में क्या पाया जाता है। प्लाज्मा का है जो कंपोजिशन है, प्लाज्मा की जो अपन बात करते हैं तो प्लाज्मा का जो संगठन है उसके अंदर कौन से जो पदार्थ जैसे 90% जल होते हैं, 10% विभिन्न कार्बनिक कार्बनिक पदार्थ, तो उनके अंदर भी 10% के अंदर भी कौन कितनी प्रतिशत मात्रा में पाया जाता है, तो उसकी भी एक जो विवरणी का टेबल दे रखी है। हालांकि एग्जाम में तो इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में तो नहीं पूछ सकते, लेकिन नीट के हिसाब से एनसीईआरटी के में भी ये दे रखी है। तो नीट में कई बार ये आंकड़े पूछ देते हैं इसकी मात्रा कितने परसेंट हो सकती है, इनमें से प्रमुख कौन सा होता है। तो एक बार अपन डिस्कस उस टेबल को भी करेंगे। अब इसमें जो दूसरी जो आती है थी प्लाज्मा की, लेकिन सबसे पहले अपन प्लाज्मा की बात करेंगे। तो अगली जो टेबल दे रखी है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखो, प्लाज्मा के जो प्रमुख अवयव के बारे में इसमें टेबल में डिस्कशन कर रखा है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे अपने बात करें प्लाज्मा में जो प्रमुख होते हैं वो आपका जल होता है, और जल के अलावा इसमें कार्बनिक 10%, 90% जल होता है, 10% जो होता है बचा हुआ भाग होता है वो कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो जल की बात करते हैं, जो जल है वो है, देखो आपका 90% मात्रा जल की है। इसमें रुधिर दाब और आयतन नियमन और परिवहन इसमें होता है। इसका कार्य क्या होता है? रुधिर का आपको होता है, रुधिर दाब को मैनेज करना होता है, रुधिर दाब को नियंत्रित करना होता है, आयतन को नियंत्रित करना और परिवहन को नियंत्रित करना होता है। कार्बनिक पदार्थों की बात करें तो फिर देखो कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से हैं इसके अंदर। कार्बनिक पदार्थों की बात करें तो कार्बनिक पदार्थ जैसे अपन बात की भाई इसमें प्रमुख रूप से कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से वो भी अपन टेबल के अंदर दे रखे हैं, और प्रत्येक का प्रतिशत भी दे रखा है, कितनी मात्रा में पाया जाता है, और प्रत्येक का कार्य भी दे रखा है। तो वो भी अपन को याद रखना है कि भाई ये जो है कार्बनिक पदार्थ ये पाया जाता है, किस लिए पाया जाता है, ये भी इसमें टेबल में दे रखा है। तो सबसे पहले जब से बात करते हैं, एल्बुमिन एक प्रोटीन है। एल्बुमिन जो प्रोटीन है इसकी मात्रा जो होती है वो 4.5% होती है। 4.5% मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में जो प्रोटीन जो पाया जाता है या कार्बनिक पदार्थ जो रुधिर के अंदर पाया जाता है वो एल्बुमिन प्रोटीन है। और एल्बुमिन प्रोटीन की मात्रा होती है 4.5% होती है। और ये क्या करता है? प्रासरण दाब का नियमन करता है या प्रासरण दाब को उत्पन्न करता है। तो प्रासरण दाब उत्पन्न होगा तभी क्या होगी, जो पदार्थों का परिवहन होगा। तो ये क्या करता है? एल्बुमिन जो प्रोटीन है प्रासरण दाब उत्पन्न करता है। इसके बाद दूसरा है ग्लोबुलिन है, अल्फा बीटा गामा ग्लोबुलिन। जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है, अल्फा ग्लोबुलिन है, बीटा ग्लोबुलिन है और गामा ग्लोबुलिन, तीनों ही जो पाए जाते हैं। और ये ग्लोबुलिन जैसे अपने कार्य की बात करेंगे तो आपको और समझ आता है कि इनकी जो प्रतिशतता होती है 2.5% ये मात्रा में पाया जाता है। 2.5% मात्रा में ये पाए जाते हैं। ये अल्फा बीटा परिवहन तथा एल्फा और बीटा परिवहन तथा गामा जो होता है वो एंटीबॉडी निर्माण में कार्य करता है। एल्फा और बीटा जो एल्बुमिन सॉरी ग्लोबुलिन प्रोटीन, एल्फा और बीटा ग्लोबुलिन प्रोटीन है, ये तो परिवहन में स्पेशली ट्रांसपोर्ट में कार्य करते हैं। और जो गामा है वो एंटीबॉडी निर्माण में कार्य करता है। जो आपको पता ही है एंटीबॉडी जो बनती है गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन से ही बनी हुई होती है। इसके बाद तीसरा जो आता है फाइब्रिनोजन है, ये 0.3% मात्रा में पाया जाता है और रुधिर स्कंदन कार्य करता है। प्रोथ्रोम्बिन की बात करें तो प्रोथ्रोम्बिन बहुत ही अल्प मात्रा में होता है और रुधिर स्कंदन कार्य करता है।
ग्लूकोज की बात करें तो 0.1% मात्रा में पाता है ग्लूकोज रक्त के अंदर, मतलब जो है कार्बनिक पदार्थ है वो बहुत ही कम मात्रा में 0.1% मात्रा में पाता है और पोषक पदार्थ के रूप में होता है और कोशिकीय ईंधन के रूप में होता है। आपको बताइए ना, कोशिका के ईंधन इसके उपापचय से प्राप्त होता है। आपको पता है पायरुविक अम्ल बनता है इसके टूटने से, जिससे एटीपी उत्पन्न होती है। फिर पायरुविक अम्ल से क्रेब चक्र एस्टाइल कोएंजाइम बनता है और एस्टाइल कोएंजाइम से क्रेब साइकिल बनता है और इस प्रकार से एक ग्लूकोज के अणु से 38 एटीपी बनते हैं। तो वो कोशिकीय ईंधन के रूप में भी कार्य करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आता है अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल की बात करें, ये भी कार्बनिक पदार्थ, आपको पता है अमीनो अम्ल जो होते हैं अमीनो अम्ल प्रोटीन निर्माण कार्य करते हैं। विभिन्न 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, आपको पता ही है। तो अमीनो अम्ल है वो भी 0.04% मात्रा में होते हैं और पोषक पदार्थ के रूप में ये कार्य करते हैं। वसी अम्ल ग्लिसरॉल, ठीक है, वसी अम्ल ग्लिसरॉल ये भी जो आपको पता ही है कार्बनिक पदार्थ है और वर्ध कार्बनिक पदार्थ है ये, ठीक है, जिनको वर्ध जैव अणु भी बोलते हैं और इनकी मात्रा होती है 0.5% होती है और ये कार्य क्या होता है इनका, पोषक पदार्थों का के रूप में कार्य करता है मतलब कार्य करते हैं। इनसे ऊर्जा भी अपन को, आपको बताइए कि इनसे ऊर्जा भी अपन को प्राप्त होती है। पहले आपको पता है सबसे पहले जो ऊर्जा होती है कार्बोहाइड्रेट से, फिर प्रोटीन से और फिर वसा से और लास्ट में प्रोटीन से मिलती है, ठीक है। फिर हार्मोन्स एंजाइम्स होते हैं, बहुत ही अल्प मात्रा में होते हैं। हार्मोन एंजाइम हमेशा नियामक पदार्थ है जो उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। यूरिक अम्ल जो होता है ये जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं और ये अमीनो अम्ल के प्रोटीन के टूटने से शरीर के अंदर बनते हैं, लीवर के अंदर बनते हैं, जो एक करते हैं उसके अंदर बनते हैं। इनकी मात्रा होती है 0.04% होती है और ये अपशिष्ट पदार्थ होते हैं और ये अपशिष्ट पदार्थ के रूप में शरीर से बाहर त्याग दिए जाते हैं। इसके बाद आता है अकार्बनिक पदार्थ। तो अकार्बनिक पदार्थ ऊपर पढ़ के आएंगे। अकार्बनिक पदार्थों के अंदर मुख्य रूप से क्या होता है, सोडियम होता है, लेकिन अकार्बनिक पदार्थ के अंदर जो होता है अकार्बनिक पदार्थ सारे मिलकर जो आइसोटोनिसिटी या जो अपन बात करते हैं कि जो 0.9% जो होता है वो जल अपघट्य के रूप में ये बनाते हैं। उसका वॉल्यूम जो होता है या इसकी जो सांद्रता होती है रक्त की वो 0.9% बना देते हैं, ठीक, आइसोटोनिसिटी बोलते हैं इसको। तो ये और पीएच नियमन में कार्य करते हैं। जैसे कौन कौन से हैं कार्बनिक, सोडियम है जो प्रमुख रूप से पाया जाता है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, क्लोराइड है, कार्बोनेट है, फॉस्फोरस है, सल्फेट है आदि है, ठीक है। इसमें विलेय विभव की तरह कार्य करते हैं, विभव उत्पन्न करते हैं ये सारे के सारे। और विभव से आपको पता है इम्पल्स जो जनरेट होते हैं, जो संवेदना बोलते हैं अपन, ना, जो इसी इसी विलेय विभव की वजह से उत्पन्न, पोटेंशियल की वजह से जो है ना प्रतिवर्ती क्रिया के अंदर जो इम्पल्स जनरेट होते हैं इसी की वजह से होते हैं। और पीएच का नियमन कार्य भी यही कार्बनिक पदार्थ करते हैं। तो बच्चों ये जो अपन बात करते हैं ये जो प्रमुख रूप से तो ये जो प्रमुख रूप से जो अपन बात कर रहे हैं प्लाज्मा के जो अवयव थे और उनके कार्य के बारे में डिस्कस किया। तो अपन ने यहाँ पर प्लाज्मा को डिस्कशन किया है। यहाँ तक आज अपन ने प्लाज्मा को डिस्कशन किया। इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट होगा, क्यों अपन ने पढ़ा है कि रक्त रुधिर का संगठन पढ़ा है। रुधिर के संगठन के दो प्रमुख चीज़ें प्लाज्मा होती है और रक्त कणिकाएं होती है। तो ये तो थी आपके प्लाज्मा की बात अपन ने कर ली है। प्लाज्मा क्या होता है, उसमें जल होता है 90% और 10% क्या होते हैं कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, उनके बारे में यहाँ पर इस टेबल के अंदर डिस्कशन अपन ने किया है। इसके बाद अब अपन आगे जो वीडियो लेक्चर करेंगे उसके अंदर आगे वाली वीडियो लेक्चर के अंदर अपन रुधिर कणिकाओं के बारे में बात करेंगे। रुधिर कणिकाएं भी आपको पता होगी 3 प्रकार की होती है ना। लाल रक्त कणिकाएं होती है और श्वेत रक्त कणिकाएं होती है जिनको WBC बोलते हैं और तीसरी प्लेटलेट्स होती है। तीनों रक्त कणिकाओं के बारे में जो आगे का वीडियो लेक्चर होगा उसके अंदर अपन डिस्कशन करेंगे, वन बाय वन उनके बारे में भी लाइन टू लाइन डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ तक अपन ने एक एक चीज़ें पढ़ी है। ये चीज़ें आपको सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कौन सा प्रमुख है, इनके कार्य क्या है और कौन सा जो पदार्थ है कितनी मात्रा में पाता है। कई बार एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए एनसीईआरटी में भी ये दिया हुआ है टेबल जो 11th की एनसीईआरटी में आते हैं उसमें जियो मॉलिक्यूल में टेबल में इनके आंकड़े दे रखे हैं। तो कई बार क्वेश्चन नीट के अंदर आ सकता है इनके, हालांकि बोर्ड के अंदर तो ऐसे पूछने के चांस कम रहते हैं। नीट के अंदर की बात करें तो उसमें क्वेश्चन से बन सकता है। तो बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में इतना बहुत है। अगला जो कल का जो वीडियो लेक्चर होगा उसके अंदर आगे अपन रक्त कणिकाओं के बारे में बात करेंगे। और आज के लिए इतना धन्यवाद। इनके अच्छे से नोट्स आप बनाओ, अच्छे से एक लाइन टू लाइन पढ़ो और
आज के लिए इतना बहुत है।